हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अध्ययन कर रहे थे ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस या रिडॉक्स प्रोसेस के बारे में। आज के इस लेक्चर में हम अध्ययन करेंगे डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ रिडॉक्स पोटेंशियल। जो रिडॉक्स पोटेंशियल डाटा हैं उनका डायग्राम के रूप में प्रेजेंटेशन किस प्रकार से करेंगे उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। किसी स्पीसीज़ के जो विभव मान हैं जिन्हें हम ई नोट से रिप्रेजेंट करते हैं, या हम कहें कि किसी स्पीसीज़ की स्टेबिलिटी है, वो विभिन्न कारकों पर डिपेंड करती है। मीडियम का पीएच क्या है, मीडियम में जो स्पीसीज़ हैं डिजोल्व हैं उनका ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्या है, या मीडियम में अदर कंपोनेंट्स कौन से डिजोल्व हैं। तो इन कारकों का स्पीसीज़ के विभव मान या स्टेबिलिटी पर जो इफ़ेक्ट होता है, उस इफ़ेक्ट को हम डायग्राम के रूप में आसानी से समझ सकते हैं। और ये जो डायग्राम है वो मुख्य रूप से लेटिमर डायग्राम और फ्रॉस्ट डायग्राम होते हैं। लेकिन जब हम स्टेबिलिटी को या पोटेंशियल को विभिन्न कारकों के सापेक्ष रिप्रेजेंट करते हैं तो कुल हमें 4 प्रकार के प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, जिन्हें हम कह रहे हैं लेटिमर डायग्राम, फ्रॉस्ट डायग्राम, पॉरबैक्स डायग्राम और एलिंगम डायग्राम। इनमें से जो लेटिमर डायग्राम है ये बेसिक डायग्राम है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लेटिमर डायग्राम के बारे में। इसे हम पोटेंशियल या ईएमएफ डायग्राम भी कहते हैं। इस डायग्राम में किसी एलिमेंट के विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्थाओं में जो मानक अपचयन विभव है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। इस डायग्राम को रिप्रेजेंट करने के लिए उस स्पीसीज़ या उस एलिमेंट की जो विभिन्न रिएक्शंस हैं उन रिएक्शंस को इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है, और उन रिएक्शंस के सापेक्ष जो उनका मानक अपचयन विभव है वो ई नोट के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसा कि यहाँ पर किया हुआ है। ये यहाँ पर नाइट्रोजन एलिमेंट के जो विभिन्न रिएक्शंस हैं उनके लिए उनके अपचयन विभव के सापेक्ष उन रिएक्शंस को रिप्रेजेंट किया है। किसी एलिमेंट की इन रिएक्शंस से जब उसका लेटिमर डायग्राम हम बनाते हैं तो लेटिमर डायग्राम बनाते समय हम ये ध्यान रखते हैं कि जो सबसे अधिक ऑक्सीडाइज्ड स्पीसीज़ है या अवस्था है उसको हम सबसे लेफ्ट साइड में रखते हैं, स्टार्टिंग में रखते हैं, और फिर सीक्वेंस में हम घटती हुई ऑक्सीकरण अवस्थाओं को राइट हैंड की तरफ लिखते जाते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि नाइट्रोजन की +5 ऑक्सीकरण अवस्था, फिर हमने लिखी +4, फिर +3, फिर +2 और फिर उदासीन ऑक्सीकरण अवस्था। ये कंटिन्यूअस डिक्रीजिंग ऑर्डर में जो ऑक्सीकरण अवस्थाएं या ऑक्सीकरण अवस्थाओं वाली स्पीसीज़ को हम लिख लेते हैं, उसके बाद उन्हें हम एरो के द्वारा आपस में कनेक्ट कर देते हैं। जैसे यहाँ पर ये
एरो आ गया, इस एरो के द्वारा इसको हमने आपस में कनेक्ट कर दिया। तो इस प्रकार इनके बीच में एरो हम लगाएंगे और इस एरो के ऊपर उस रिएक्शन के लिए या उस कन्वर्जन के लिए जो स्टैंडर्ड पोटेंशियल है उस पोटेंशियल वैल्यू को हम लिख देते हैं। जैसे यहाँ पर ये जो पोटेंशियल वैल्यू है, जैसे कि यहाँ पर आपने फर्स्ट रिएक्शन में देखा NO3 माइनस N2O4 में जब कन्वर्ट हो रहा है तो ये NO3 माइनस में नाइट्रोजन प्लस 5 ऑक्सीकरण अवस्था में है और N2O4 में नाइट्रोजन प्लस 4 ऑक्सीकरण अवस्था में है। तो +5 से जब +4 ऑक्सीकरण अवस्था में कन्वर्ट हो रहा है तो उसके लिए जो मानक अपचन विभव है उसका मान है 0.803। तो वो हमने इस एरो के ऊपर यहाँ लिख दिया। इसी प्रकार +4 से जब +3 ऑक्सीकरण अवस्था प्राप्त होती है, यानी दैट मीन्स N2O4 से जब HNO2 बन रहा है, तो उस रिएक्शन के लिए जो मानक अपचन विभव है वो ये है और ये हमने इस कन्वर्जन या इस प्रोसेस के एरो के जस्ट ऊपर लिख दिया। इसी प्रकार जो क्रमागत ऑक्सीकरण अवस्थाएं हैं उनमें जो परिवर्तन है उस परिवर्तन के लिए जो विभव है उस विभव का मान हम उस परिवर्तन को दर्शाने वाले एरो के जस्ट ऊपर की तरफ रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो इस प्रकार से हमें लेटिमर आरेख प्राप्त हो जाता है। ये जो लेटिमर आरेख है ये फ्रॉस्ट डायग्राम को बनाने के लिए उसका बेसिक है, बेसिक इन्फॉर्मेशन हमें लेटिमर आरेख से ही प्राप्त होती है। इसके अलावा लेटिमर डायग्राम के अकॉर्डिंग हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इन क्रमागत स्पीसीज में से या ऑक्सीकरण अवस्थाओं में से कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था ऐसी है जो असमानुपातन अभिक्रिया में भाग लेगी। अगर हम किसी प्रोसेस में देखें, जैसे यहाँ पर जब हम लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं तो राइट इस कंडीशन में अगर विभव मान अधिक हो लेफ़्ट से, तो जैसे यहाँ पर ये स्पीसीज है +4 ऑक्सीकरण अवस्था में नाइट्रोजन का, इसके राइट हैंड साइड में भी ऑक्सीकरण अवस्था है, सॉरी मानक अपचन विभव है और लेफ्ट हैंड साइड में भी है। तो अगर राइट हैंड साइड में जो पोटेंशियल वैल्यू है वो लेफ्ट हैंड साइड से अधिक हो तो हम कह सकते हैं कि ये वाली जो ऑक्सीकरण अवस्था है वो असमानुपातन अभिक्रिया में भाग ले सकती है। तो यहाँ पर जब हम इसके लिए बात करते हैं तो ये राइट में पोटेंशियल वैल्यू अधिक है, लेफ्ट में कम है, तो ये असमानुपातन की अभिक्रिया में भाग ले सकती है। जब हम यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर राइट हैंड में इसके जो वैल्यू है वो 0.983 वोल्ट है, जबकि लेफ्ट हैंड साइड में 1.065 है। तो यहाँ पर राइट हैंड का वैल्यू लेफ्ट हैंड से कम है, इस कारण ये जो स्पीसीज है ये असमानुपातन अभिक्रिया में भाग नहीं लेनी चाहिए। इसी प्रकार इनके किसी एवरेज स्टेप का अगर हमें कैलकुलेशन पोटेंशियल वैल्यू कैलकुलेट करना हो, जैसे +5 से हम डायरेक्ट +2 में आए, तो वो वैल्यू हम लेटिमर आरेख की सहायता से ही ज्ञात कर सकते हैं। उसमें हम NE वैल्यू प्राप्त करते हैं, जहाँ पर N जो क्रमागत पोटेंशियल क्रमागत जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उनका डिफरेंस होता है, E उस ऑक्सीडेशन स्टेट के जो परिवर्तन के लिए पोटेंशियल वैल्यू है उसका वैल्यू होता है, उसके अकॉर्डिंग हम वो वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हुआ लेटिमर डायग्राम। नेक्स्ट है फ्रॉस्ट डायग्राम। ये फ्रॉस्ट डायग्राम एनर्जी और ऑक्सीडेशन स्टेट उन दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा है।
यहाँ पर जब हम डायग्राम रिप्रेजेंट करते हैं तो डायग्राम रिप्रेजेंट करने के लिए हमें लेटिमर आरेख की तरह ही जो हाफ सेल रिएक्शंस हैं या रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शंस हैं उनको रिप्रेजेंट करना होता है। रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन से पहले हम लेटिमर आरेख बनाते हैं और लेटिमर आरेख बनाने के बाद में हम फ्रॉस्ट डायग्राम का निर्माण कर पाते हैं। तो यहाँ एग्जाम्पल के लिए हमने मैंगनीज की जो विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्थाएं हैं या विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्थाओं के रूप में जो उनके कंपाउंड हैं उनके कन्वर्जन के जो हाफ सेल रिएक्शंस हैं उनको यहाँ रिप्रेजेंट किया गया है और उन रिएक्शंस के लिए स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या है वो यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया है और उसके अकॉर्डिंग फिर हम फ्री एनर्जी वैल्यू निकाल लेते हैं डेल्टा जी अपॉन एफ के रूप में। तो यहाँ डेल्टा जी हमें पता है कि डेल्टा जी इज इक्वल टू होता है माइनस एन एफ ई, जहाँ एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो उस रिएक्शन में भाग ले रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 है तो एन का वैल्यू 1 हो गया, एफ को हमने एच डी रखा और ई 0.56 है तो डेल्टा जी नोट का वैल्यू हो जाएगा माइनस 0.56 एफ और एफ से डिवाइड कर दिया तो एफ कैंसिल आउट तो डेल्टा जी का वैल्यू आ गया माइनस 0.56। इस प्रकार हर हाफ सेल रिएक्शन के लिए हम जो मानक अपचयन विभव है उसके सापेक्ष डेल्टा जी अपॉन एफ या फ्री एनर्जी का वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। इस प्रकार से जब हम फ्री एनर्जी वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे तो उसके बाद हम इनके लिए लेटिमर डायग्राम का निर्माण कर लेते हैं। तो मैंगनीज की जो विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्थाएं हैं वो +7 से लेकर 0 ऑक्सीकरण अवस्था तक चेंज हो रही हैं। तो हम जो हायर ऑक्सीडाइज्ड कंडीशन है उसको लेफ्ट हैंड से स्टार्ट करेंगे और सीक्वेंस में आगे बढ़ेंगे। तो +7 से +6 में, +6 से +4 में, फिर +3 में, फिर +2 में और फिर शून्य ऑक्सीकरण अवस्था में कन्वर्जन हो रहा है। उसके अकॉर्डिंग हमने इनको सीक्वेंस में लिखा, एरो के द्वारा इनको ऐड कर दिया और इनके एरो के ऊपर उस कन्वर्जन के लिए जो रिक्वायर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू है वो हमने लिख दिया। तो ये हो गया लेटिमर डायग्राम इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग। अब इस लेटिमर डायग्राम के अकॉर्डिंग हम फ्रॉस्ट डायग्राम बनाएंगे। तो जब हम फ्रॉस्ट डायग्राम बनाते हैं तो उस फ्रॉस्ट डायग्राम में जो एक्स एक्स है उस पर हम एलिमेंट की ऑक्सीकरण अवस्थाओं को रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि वाई एक्स पर प्लस और माइनस दोनों कॉलम में हम डेल्टा जी नोट अपॉन एफ फ्री एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जितने भी चेंज हैं उन चेंजेस के लिए हम डेल्टा जी अपॉन एफ वैल्यू काउंट कर लेते हैं। जैसे Mn +2 से Mn उदासीन अवस्था प्राप्त हुई, यहाँ से जब ये इसमें कन्वर्ट हो रहा है तो इसके लिए हम डेल्टा जी नोट अपॉन एफ वैल्यू काउंट कर लेते हैं। तो वो जब हम काउंट करेंगे तो वही फॉर्मूला डेल्टा जी के लिए -n FE। तो यहाँ पर -n का वैल्यू आ जाएगा 2 इंटू एफ को हम एच डी रख लेंगे, ई का वैल्यू 1.18 है। ये यहाँ पर ई का वैल्यू 1.18 है, वो यहाँ रख देंगे 1.18 और एफ ये वैल्यू आ जाएगा -2.36 एफ और एफ नीचे है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो +2 से शून्य ऑक्सीकरण अवस्था प्राप्त होने के लिए जो फ्री एनर्जी वैल्यू है उसका हमें प्राप्त हुआ वैल्यू -2.36। इस प्रकार जितने भी स्टेप हैं उन सब के लिए हम फ्री एनर्जी वैल्यू को काउंट कर लेते हैं। अब
ये जो फ्री एनर्जी वैल्यू है इनको हम वाई एक्स पर रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ये निकाल लिया हमने डेल्टा जी अपॉन एफ का वैल्यू, और फिर इस प्रकार से फ्रॉस्ट डायग्राम के रूप में हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो वाई एक्स पर हमने यहाँ पर ये देखा कि ये माइनस डेल्टा जी अपॉन एफ वैल्यू और ये प्लस डेल्टा जी अपॉन एफ वैल्यू फ्री एनर्जी कॉलम, और ये एक्स एक्स पर हमें इस एलिमेंट जो मैग्नीज है उसकी विभिन्न जो ऑक्सीकरण अवस्था है उनको हमने वही लेटिमर आरेख की तरह ही उसी सीक्वेंस में लेफ़्ट टू राइट हमने डिक्रीजिंग ऑर्डर में रिप्रेजेंट कर दिया। अब यहाँ पर इनकी जो ऑक्सीकरण अवस्था है उनके अकॉर्डिंग उनका जो डेल्टा जी अपॉन एफ वैल्यू है उसके सापेक्ष हमने उनको डॉट के रूप में रिप्रेजेंट कर दिया। फॉर एग्जांपल जब हम बात करते हैं किसकी Mn+2, तो ये Mn+2 के लिए जो डेल्टा जी अपॉन एफ वैल्यू है वो -2.36 आया, तो उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर ये डॉट रखा। तो इस प्रकार इन सब के लिए हम डेल्टा जी अपॉन एफ वैल्यू को डॉट के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, फिर उनको हम स्ट्रेट लाइन के द्वारा रिप्रेजेंट कर देते हैं। इस प्रकार जो फ्रॉस्ट डायग्राम बनाते हैं फिर हम उसमें देखते हैं कि ग्रेडियंट किस प्रकार से बन रहे हैं। तीन क्रमागत ऑक्सीकरण अवस्थाओं में से अगर मिडल की ऑक्सीकरण अवस्था स्ट्रेट लाइन से बाहर की तरफ है तो हम मिडल वाली को छोड़कर जो उससे पहले वाली और बाद वाली दोनों ऑक्सीकरण अवस्थाएं उनको इस प्रकार से आपस में डॉटेड करके मिलाते हैं। तो इस प्रकार से ये जो ग्रेडियंट बनते हैं, इन ग्रेडियंट के आधार पर हम जो ऑक्सीडेशन या रिडक्शन जो प्रोसेस है उसकी टेंडेंसी का पता लगा सकते हैं कि उस स्पीसीज़ में ऑक्सीडाइज्ड होने की या रिड्यूस्ड होने की टेंडेंसी है या नहीं है। तो ये जो फ्रॉस्ट डायग्राम है, ये फ्रॉस्ट डायग्राम बहुत हेल्पफुल होता है ये कंपेयर करने के लिए कि किसी स्पीसीज़ का एसिडिक और बेसिक जो मीडियम है उस मीडियम में उसके जो स्टैंडर्ड पोटेंशियल वैल्यू है वो किस प्रकार से चेंज हो रही है, या किसी एक आयनावस्था का एसिडिक और बेसिक मीडियम में स्टैंडर्ड पोटेंशियल वैल्यू क्या होगा, उसमें जो कंपैरिजन है वो कंपैरिजन हम इस डायग्राम की सहायता से कर सकते हैं। अगर हमें फ्रॉस्ट डायग्राम में पॉजिटिव स्लोप प्राप्त होता है तो वो पॉजिटिव स्लोप ये इंडिकेट करता है कि वहाँ पर वो जो स्पीसीज़ है वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन में भाग ले सकती है, और यदि हमें नेगेटिव स्लोप प्राप्त होता है तो वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि वहाँ वो स्पीसीज़ रिडक्शन रिएक्शन में भाग ले सकती है। इस प्रकार फ्रॉस्ट डायग्राम के द्वारा हम किसी एलिमेंट की विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्थाओं में जो फ्री एनर्जी चेंज है उसके बारे में स्टडी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।